गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रजनीश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर बायोलॉजी की मैराथन क्लासेस चालू होने वाली है। आज का जो वीडियो होगा वो वीडियो नंबर 1 होगा। इस सीरीज में आपको बायोलॉजी शुरू से लेकर के लास्ट तक हर छोटी बड़ी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पैरेलल आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री चल रहा है, फिजिक्स भी चल रही है और भारतीय संविधान भी चल रहा है। भारतीय संविधान में लगभग 4 से 5 वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं, उनको देखिए। और 1-2 दिन के अंदर जो वीडियोस वाइज मैंने थ्योरी आपको बताया है उसी का मैराथन प्रैक्टिस सेट चलने वाला है बहुत जल्दी। वो प्रैक्टिस सेट जो है एमपी कांस्टेबल और एमपी से संबंधित जितने भी व्यापम के एग्जाम हैं उनको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस की थ्योरी देख लीजिए, उनकी नोट्स बना लीजिए, ताकि जब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊं, लाइव पे करवाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी उम्मीद है कि अगर उनमें से 10-20 क्वेश्चन जो भी रहेंगे, उन क्वेश्चन में अगर आप सपोज करिए कि 50 क्वेश्चन है, अगर आप 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं तब आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अदरवाइज आपको सेफ जोन अपने आप को नहीं कंसीडर करना है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बायोलॉजी की क्लास शुरू हो रही है, वीडियो नंबर 1 होगा। इसमें हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो जीव विज्ञान के ऊपर होगा, मीन्स बायोलॉजी के ऊपर होगा। अब ये देखते हैं कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी है क्या। सबसे पहले तो ये देखिए विज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या है, इसके बाद हम बायोलॉजी पे आएंगे। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है विशेष ज्ञान। ठीक है, विज्ञान का मतलब क्या होता है? पहला शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसके अलावा दूसरी बात जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये होती है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विज्ञान में किस तरह का अध्ययन किया जाता है। तो किसी भी वस्तु का इसमें हम क्रमबद्ध ज्ञान इसमें करते हैं, क्रमबद्ध स्टडी करते हैं। मतलब कहने का ये है कि क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुई है। ये आपको ध्यान, पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, किससे हुई है? तो साइंटिया शब्द से साइंस की उत्पत्ति हुई है, मतलब विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। अब आते हैं अपन विज्ञान की एक ब्रांच जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान क्या है? आप जानते हैं कि इंग्लिश में इसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए बायोलॉजी होती क्या है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब होता है जीवन या लाइफ, आप इंग्लिश में कह सकते हैं, जीवन होता है। और लोगस, लोगस जो होता है उसका मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जीवन का अध्ययन या जीव का अध्ययन। जीवन या जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है? आप समझ जाएंगे, मैंने पूरा नहीं लिखा है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब बायोलॉजी के पिता कौन है ये देख लीजिए, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अरस्तु जो होते हैं ना, अपने जो दार्शनिक अरस्तु हैं, अरस्तु जो हैं तो उनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, मतलब जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मैं बता दूं कि लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क एवं, इसमें से दो में से कोई एक साइंटिस्ट का नाम रह सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं समझाता हूं थोड़ी देर से। ट्रेविरेनस थे, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रेविरेनस थे। कुछ एनसीईआरटीज की बुकों में ट्रेविरेनस के स्थान पे ट्रेविरैनम भी लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्रेविरेनस या ट्रेविरैनस मिल जाए तो आप समझ जाना कि वही चीज है। कुछ बुक्स में इसका नाम इस तरह भी लिखा है।
तो आपके ऑप्शन में ये दोनों भी मिल सकते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो एक साथ दोनों मिल सकते हैं, अथवा अलग अलग भी मिल सकते हैं, या कि लैमार्क बस ऑप्शन रहे तो वही आपका आंसर होगा। अगर लैमार्क नहीं है तो फिर ट्रेविरैनस होंगे तो वो भी आपका आंसर होगा। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, एक साथ दोनों भी मिल सकते हैं, अलग अलग भी मिल सकते हैं, तो आपका आंसर वही होगा। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान के जो ब्रांचेज हैं। अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक चीज को और समझ लीजिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि जीव विज्ञान है क्या। तो आपको मैंने शार्ट में बता दिया कि जीवन या जीव का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है एवं संगठन का। कभी कभी क्या होता है कि एसएससी के एग्जाम में ये छोटी सी डेफिनेशन ना दे करके, परिभाषा ना दे करके पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं रहता, ध्यान रखिए। तो उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसका, ऊर्जा का। क्योंकि जब जीव विज्ञान की आप कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो मैं बता दूं, लिखना तो संभव नहीं है, आप ध्यान से सुने, मैं बता देता हूं। जीव विज्ञान की जो डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ मैटर एंड एनर्जी। इसमें दो चीजों का डीलिंग होता है, किसका, मैटर मतलब पदार्थ का, और किसका, एनर्जी का। तो एनर्जी मतलब ऊर्जा का। तो ये दो चीज भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगर छोटी सी डेफिनेशन ये पूछी जाए कि जीव विज्ञान क्या है, ये ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है जीव का अध्ययन, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें पदार्थ और ऊर्जा दोनों हो, ठीक है ना, तो फिर ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं जीव विज्ञान की कितने ब्रांचेज हैं। तो जीव विज्ञान की दोस्तों मेन रूप से दो ब्रांचें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होती है जंतु विज्ञान, ये आपको ध्यान रखना है, जंतु विज्ञान, और दूसरी होती है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करेंगे, जीवों का करेंगे, केवल जीव का करेंगे, मतलब केवल एनिमल का करेंगे, जैसे कुत्ते हो गए, शेर हो गए, मनुष्य हो गए, तो जीव का अध्ययन करेंगे। और वनस्पति विज्ञान में जो होता है, तो वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पति की अध्ययन करेंगे, मतलब पेड़ पौधों की अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विषाणु का मतलब वायरस का अध्ययन कहाँ, किसके अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान रखिए, विषाणु का अध्ययन हमेशा बॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। विषाणु, वी से विषाणु हो गया, वायरस हो गया, और वा से क्या हो गया, वनस्पति हो गई। तो एकदम क्लियर है, वी से विषाणु, वा से वनस्पति। तो विषाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है, वनस्पति के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीवाणु की, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, जीवाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये भी वनस्पति के अंतर्गत किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा हम अपन आगे करेंगे। पहले आ जाते हैं जंतु विज्ञान में। तो जंतु विज्ञान है क्या, जंतुओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। किसका, जंतुओं का अध्ययन इसमें होगा। हम स्टडी करेंगे, लेकिन किसकी करेंगे, जंतुओं की करेंगे, एनिमल्स की करेंगे। जंतु विज्ञान का फादर कौन है, तो यही है, अरस्तु ही है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन है, अरस्तु ही है। इंग्लिश में इनको अरिस्टोटाइल भी कहते हैं, कभी कभी ऑप्शन में डायरेक्ट अरिस्टोटाइल भी आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो अरस्तु ही हैं, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जंतु विज्ञान का अध्ययन जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का करेंगे, और जंतु विज्ञान का फादर कौन होता है, तो अरस्तु होते हैं। अब आ जाते हैं वनस्पति में। वनस्पति में हम किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पतियों का करेंगे, मतलब पेड़ पौधों का करेंगे। और पूछा जाता है कि इसके फादर कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थियोफ्रास्टस जो है वनस्पति विज्ञान के फादर है। कौन, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जो है ना, फ्रास्टस, ये किसके फादर हैं, ये वनस्पति विज्ञान के फादर हैं। अब इन दोनों को, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ विज्ञान की और भी ब्रांचेज होती हैं, जो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, इस चीज का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। तो उनको भी आपको ध्यान रखना है, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। विज्ञान की आप अपने रफ में अगर नोट्स बना रहे हैं, तो आप अपने रफ में हेडिंग डाल सकते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं।
उसके बारे में हम अपन चर्चा करेंगे। तो जो विज्ञान की अपनी प्रमुख शाखाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि फाइकोलॉजी, पूछ लिया जाता है कि फाइकोलॉजी किससे संबंधित है, फाइकोलॉजी किससे संबंधित है। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, एलगी का अध्ययन करते हैं। तो फाइकोलॉजी किससे संबंधित हो गई, शैवाल से संबंधित हो गई। फिर पूछा जाता है माइकोलॉजी किससे संबंधित है, यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 100%। तो माइकोलॉजी किससे संबंधित है, तो माइकोलॉजी संबंधित होती है कवक से, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी को हिंदी में कहते हैं दोस्तों औतिकी, भौतिकी ना समझ लीजिएगा, औतिकी कहते हैं इसको, हिंदी में औतिकी कहते हैं। तो औतिकी या ज्यादातर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, टिश्यू से संबंधित है, मतलब ऊतक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर पूछ लिया जाता है कि साइटोलॉजी किससे संबंधित है, साइटोलॉजी किससे संबंधित है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी किससे संबंधित है। तो देखो या कि कोशिका विज्ञान किससे संबंधित है, हिंदी वाले स्टूडेंट देखें कोशिका विज्ञान किससे संबंधित है। तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी सेल से संबंधित है या कोशिका से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि इपी कल्चर किससे संबंधित है, इपी कल्चर जो है, इपी कल्चर किससे संबंधित है। तो इपी कल्चर और से एक होता है सेरीकल्चर, दो चीज ध्यान रखिए, इपी कल्चर अक्सर पूछा जाता है या सेरीकल्चर पूछा जाता है। तो जो इपी कल्चर होता है ना वो मुख्य रूप से फलों से संबंधित होता है, फलों से मुख्यतः संबंधित होता है, मतलब बागानी या उद्यानिकी से रिलेटेड होता है। उद्यानिकी के अंतर्गत जितने फल होते हैं ना उनसे संबंधित होता है, किसी एक फल को लेकर के इपी कल्चर नहीं होती, ध्यान रखिएगा। उद्यानिकी के अंतर, उद्यानिकी मतलब जितने फल होते हैं उनका संवर्धन कैसे करना है, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाना है, इन सब के बारे में। फिर पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होती है, तो ये रेशम से रिलेटेड होती है, ध्यान रखिएगा, रेशम से रिलेटेड होती है, ठीक है, रेशम से रिलेटेड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपको ध्यान रखना है फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है, फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है। तो फ्लोरीकल्चर में आप देख रहे हैं ना फ्लावर आ रहा है ना, फ्लोरी आ रहा मतलब फ्लावर आ रहा, मतलब पुष्पों के अध्ययन से या फूलों के अध्ययन से, ये आपको ध्यान रखना, फूलों के अध्ययन से संबंधित है, अध्ययन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह की बहुत सारी जो शाखाएं होती हैं वो सभी आपको याद होनी चाहिए। वायरोलॉजी किससे संबंधित है, बैक्टीरियोलॉजी किससे संबंधित है, होमोलॉजी किससे संबंधित है, डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है। अब उन सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन करना उतना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि पीडीएफ तैयार करना शुरू कर दिया है। हमारे वीडियोस में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन नंबर्स में संपर्क करके पीडीएफ या नोट्स जो है तो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो ब्रांचेज होती है ना बहुत सारी होती हैं और कोई सा भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आपको कुछ याद रहे या ना रहे लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इतने जो है इनका आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जो ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें हैं उनको हमने मेंशन कर दिया है और जो थोड़ा कम पूछी जाती हैं तो उनको थोड़ा सा आप पीडीएफ के माध्यम से या कि हमारे दिए हुए नंबर में कांटेक्ट करें तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। इसमें एक चीज को और इम्पोर्टेंट कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छूट रहा था, पीसी कल्चर कभी कभी पूछा जाता है कि पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है। तो पीसी कल्चर जो होता है ना वो मछलियों से संबंधित होता है, मत्स्य पालन से संबंधित होता है। तो इतने इम्पोर्टेंट है और भी इम्पोर्टेंट है लेकिन वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। तो मैंने बता दिया कि उन चीजों को जानने के लिए आप हमारी नोट्स ले सकते हैं, उसमें आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी और बढ़िया भी रहेगा। अब आ जाते हैं कि जीव विज्ञान में जो वर्गीकरण किया गया है, अभी हमारे पास जीवों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी जानकारी नहीं है, अभी तो केवल इतनी जानकारी है।
अब देखते हैं कि जीवों का पहले वर्गीकरण होगा, संसार के जितने जीव हैं। अब यहाँ पास जो मैं जीव शब्द का यूज करूंगा ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये व्यापक अर्थ में यूज होगा। व्यापक अर्थ का मतलब ये होता है कि जब हम बायोलॉजी के अंतर्गत जीव की स्टडी करते हैं तो उसका मतलब होता है जंतु भी, साथ ही साथ पेड़ पौधे भी। ये ध्यान रखिएगा, इसका ये व्यापक अर्थ है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ना वो भी लिविंग होते हैं, वो भी सजीव होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें आते हैं कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण, जीव विज्ञान का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस मैंने लिखा है, आप समझ जाएंगे, कैरोलस लीनियस है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उस पुस्तक का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो उस पुस्तक का नाम था सिस्टेमा ऑफ नेचुरी। सिस्टेमा ऑफ नेचुरी नामक इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, और इस पुस्तक में उन्होंने लगभग संसार की 15,000 जातियों का इन्होंने वर्णन किया था। और इसी पुस्तक में सिस्टेमा ऑफ नेचुरी में उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक जीव के 2 नाम होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक चीज के कितने नाम होने चाहिए, 2 नाम होने चाहिए। और वो दोनों नाम जो है ना, तो 2 अलग अलग चीजों से लिए गए। तो इनको समझ लेते हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टेमा ऑफ नेचुरी में आते हैं, तो ये पूछा जाता है कि सिस्टेमा ऑफ नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखा, तो कैरोलस लीनियस ने लिखा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। द्विनामकरण पद्धति, बाई नॉमेनक्लेचर, द्विनामकरण पद्धति किसने दिया, तो कैरोलस लीनियस ने दिया। दोस्तों ये बात हमारे सामने, हमारे साइंटिस्ट के सामने ये बड़ी समस्या थी कि हिंदुस्तान में हम लायन को कुछ और बोलेंगे, अर्जेंटीना में कुछ और बोलेंगे, अन्य कंट्रीज में कुछ और बोलेंगे। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें एक ऐसा नाम चाहिए जानवरों का जो यूनिवर्सल हो, जो सार्वभौमिक हो, मतलब हर जगह बोला जाए। तो उन्होंने कहा कि इनके जो है तो एक अलग नाम होना चाहिए। उन्हीं नाम को कहा जाता है बॉटेनिकल नेम अथवा वानस्पतिक नेम, अथवा इन्हीं को कहा जाता है वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, चाहे वो जंतुओं के हो, चाहे वो पेड़ पौधों के हो, वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल इन द सेंस कि पूरे विश्व में उनका नाम ना उसी तरह का होगा। तो पूछा जाता है कि द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है, तो यही है, कैरोलस लीनियस हैं। इसमें पूछा जाता है, कभी कभी इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेक्सानॉमी के फादर कौन है, तो वर्गीकरण को या वर्गीकी को इंग्लिश में टेक्सानॉमी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एक ही चीज है, वर्गीकरण कहिए या वर्गीकी कहिए या इंग्लिश में टेक्सानॉमी कहिए। तो इन सब के फादर कौन है, कैरोलस लीनियस ही हैं। इसमें देखिए कि इन्होंने कहा कि एक जो जंतु होगा ना, उसके नाम होगा तो 2 पार्ट से मिलके बनता है वो नाम। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सा नाम होता है। तो देखिए, जो पहला नाम होता है वो जाति का होता है। पहला नाम किसका होता है, जाति का होता है। दूसरा नाम जो होता है वो वंश का होता है। किसका होता है, वंश का होता है। और अब तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि तीसरा नाम किसका होता है, तो तीसरा नाम जो वैज्ञानिक खोज करता है ना, उसका नाम होता है। लेकिन ये उतना जरूरी नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ केवल। लेकिन ये 2 चीज तो आपको ध्यान ही रखना है कि पहला नाम किसका होता है, स्पीसीज का होता है, मतलब जाति का होता है। दूसरा किसका होता है, वंश का होता है, मतलब जीनस का होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, जाति होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जाति होती है। जैसे एग्जाम्पल को देख लेते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो क्या होता है, होमो सेपियंस होता है। तो होमो क्या हो गई, उसकी जाति हो गई, सेपियंस क्या हो गया, उसका वंश हो गया। तो 2 नामकरण पद्धति में क्या होता है,
कि दो चीजों से नाम बनता है, एक जाति से बनता है, एक वंश से बनता है। जैसे मैंने देखा कि मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का ये बॉटेनिकल नाम है, तो मैंजी क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा जो है वो जाति का नाम है, इंडिका क्या हो गया, वंश का नाम है, तो मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जिस तरह से गाय का नाम हो गया बॉस इंडिका, तो बॉस क्या हो गया, स्पीसीज हो गया, इंडिका क्या हो गई, उसका वंश हो गया। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि कैरोलस लिनियस ने कहा कि जो जीवों का नाम होगा ना वो जाति से होगा और वंश से होगा। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, इसको हम जब बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले आता है प्रभाग, इसको आपको समझना है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो तो समझ जाएंगे इजिली, लेकिन जो नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम होगी। पहला जो होता है वो होता है डिवीजन या प्रभाग होता है। फिर इसके अंतर्गत आता है, पहली स्टडी जो होती है वो की जाती है फाइलम की। किसकी, फाइलम की स्टडी की जाती है। फाइलम को हिंदी में कहते हैं संघ। फिर संघ के बाद आता है क्लास, क्लास आता है, क्लास का मतलब होता है वर्ग, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। फिर आता है नेक्स्ट नाम जो होता है ना वो ऑर्डर, ऑर्डर की हिंदी होती है गण। फिर इसके बाद आता है स्पीसीज मतलब जाति। फिर इसके अंतर्गत आता है जीनस मतलब वंश। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इतने अंतर्गत जो है ना तो स्टडी अपन की जाती है। जब किसी एनिमल का किया जाता है तो इतने अंतर, किस फाइलम का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस स्पीसीज का है और किस जीनस का है मतलब किस वंश का है, तो इसके अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि 5 वर्गीकरण क्या है, 5 जगत वर्गीकरण क्या है। तो 5 जगत वर्गीकरण में समझ लेते हैं। 5 जगत वर्गीकरण, जो 5 जगत वर्गीकरण है तो उसमें कहा गया कि संसार के जितने जीव हैं ना उनको वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उसको 5 ग्रुप में रख दिया। पहला जो ग्रुप था वो था मोनेरा किंगडम। क्या था, मोनेरा किंगडम था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। क्या आया, मोनेरा आया। अब देखिए मोनेरा की पहचान क्या होती है। इसमें पूछ लिया जाता है कि ये जीव किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए मोनेरा के अंतर्गत मुख्यतः प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कैसे आते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मुख्य रूप से, प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मुख्य रूप से, ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक आते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोकैरियोटिक में एक चीज और ध्यान रखिएगा, हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। ये जितने भी जीव होते हैं ना मुख्यतः ये परजीवी होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, ये मुख्यतः परजीवी होते हैं। मैंने मुख्यतः कहा, ये नहीं कहा कि सभी परजीवी होते हैं, मुख्यतः परजीवी होते हैं। ठीक है, अब ये समझिए कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। आपने कह दिया कि सर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये जानिए प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर एक कोशिकी जो होते हैं ना वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत कभी कभी मल्टी सेलुलर भी आते हैं, मतलब बहुकोशिकी भी आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिस कोशिका का, अभी आगे अपन कोशिका पढ़ेंगे, जिस कोशिका में या जिस कोशिका का केंद्रक अस्पष्ट हो, स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, अनक्लियर हो, इंसिपेट हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। इंसिपेट हो इसका मतलब क्या है, केंद्रक स्पष्ट नहीं रहता, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि केंद्रक के ऊपर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो जीव होते हैं उनकी कोशिका का जो केंद्रक होता है ना वो स्पष्ट नहीं होता, मतलब केंद्रक कला नहीं पाई जाती, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। और इसी को जब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी तो ये समझिए कि जो केंद्रक का मटेरियल है ना वो कोशिका के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा। तो दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि केंद्रक जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जो कोशिका का द्रव होता है उसमें बिखरा हुआ रहता है। ये प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो विषाणु होता है। विषाणु मतलब क्या होता है, वही वायरस जो इस समय
सबको डरा रहा है और सबको लील रहा है, एक तरह से ये कह दीजिए। अब विषाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए। विषाणु के ऊपर हालांकि अलग से वीडियो में लाऊंगा, लेकिन अब विषाणु आ गया है ना, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलिए, तब आपके दिमाग में पूरा लिंक बनेगा, है ना। अगर हम एक एक चीज को छोड़ते चले जाएंगे तो लिंक नहीं बनेगा। जब तक आपके दिमाग में लिंक नहीं बनेगा किसी चीज का, तब तक उसका कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होने वाला है। तो विषाणु, तो ये देख लेते हैं कि विषाणु जो होता है ना, तो इसमें कोशिका सिद्धांत नहीं लागू होता। पहली चीज तो ये आप ध्यान रखिए, कोशिका सिद्धांत लागू इसमें नहीं होता है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत क्या है, इसको भी देख लीजिए। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन, स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था, ये आप ध्यान रखिए। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था, ठीक है। सेल थ्योरी क्या है उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी बात ध्यान रखना है। सेल बायोलॉजी के ऊपर हम अलग से वीडियो लाएंगे। अब ये आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा दोस्तों कि कोशिका सिद्धांत विषाणु में क्यों लागू नहीं होता, क्योंकि जो वायरस होता है ना वो अकोशिकी होता है, वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती, इसीलिए कोविड-19 को इतनी प्रॉब्लम फैला रहा है। वो जब इसमें सेल ही नहीं है ना, तो उसका जीनोम सीक्वेंस ही नहीं होता, डेली ये क्या होगा, वेरिएंट होता है, मतलब पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, मतलब म्यूटेट हो जाएगा, मतलब वायरस क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। वायरस बदलता है, तो यही है, अकोशिकीय होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कोशिका थ्योरी जो होती है ना, इसके ऊपर नहीं लागू होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि विषाणु की खोज किसने किया सर्वप्रथम, तो विषाणु की खोज ने जो है आइनोविस्की ने किया या इवानोविस्की ने किया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, विस्की तो आप सब जानते ही है ना, तो इंग्लिश में बोल दीजिए कि मैं विस्की जानता हूं, मतलब इंग्लिश में क्या होगा, आई नो विस्की, ठीक है। तो आई नो विस्की जब हो जाएगा ना इस तरह से, आई नो विस्की, ठीक है ना, तो आई नो विस्की जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इवानो विस्की हो जाएगा, मतलब उसी को आप रिलेट कर सकते हैं। तो विषाणु की खोज इवानो विस्की ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो विषाणु करता है। अब देख इसको समझ लीजिए कि कैसे करता है, सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कैसे करता है। देखिए, जब वायरस को फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल मतलब उसके उचित कंडीशन मिलती है, उसके अनुकूल जब कंडीशन मिलती है, तब ये सब कुछ करेगा, सब कुछ करेगा, मतलब रिस्पिरेशन भी करेगा, मतलब सांस भी लेगा, खाना भी खाएगा, बढ़ेगा भी, सब कुछ करेगा। लेकिन जब इसके अनुकूल कंडीशन नहीं मिलेगी ना, तो ये चुपचाप मरा हुआ रहेगा। तो दो लक्षण आ गए ना, मैंने कहा कि जब स्थिति अच्छी रहेगी तब ये सब कुछ करेगा, बढ़ेगा, विकास करेगा, वृद्धि करेगा, श्वसन करेगा, सब कुछ करेगा। तो ये वृद्धि करना, विकास करना, श्वसन करना, ये किसके लक्षण है, सजीव के लक्षण है। लेकिन जब स्थिति इसके अनुकूल नहीं रहेगी, प्रतिकूल हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये मरा हुआ पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो होते हैं विश्वव्यापी होते हैं दोस्तों, हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए आप ये भ्रांति मत फैलाइए कि गर्मी में वायरस का अटैक नहीं होगा, कि ठंडी में नहीं होगा। ये 60 डिग्री तक जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। ये कितने डिग्री तक, 60 डिग्री तक, ये डिग्री सेल्सियस तक ये जो है जिंदा रह सकता है। इसलिए जो आप लोग भ्रांति फैला के रखे हैं या कि मन में ये बात फैला के रखे हैं कि गर्मी में कोविड-19 का वो नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 60 डिग्री तक जो ना ये जिंदा रहता है। अब 60 डिग्री टेम्परेचर आप नहीं मैनेज कर सकते हो, क्योंकि देखो 40-42 तक में बारिश हो जाती है, ठीक है ना, अधिकतम 45 में रेनिंग होने लगती है, इतना टेम्परेचर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये सोचो कि हम गर्म पानी पी लेंगे और कोविड-19 से बच जाएंगे, तो ये सिर्फ एक वहम है, ठीक है ना, और कुछ नहीं। इतना हॉट वाटर हम नहीं पी सकते, अगर पी लेंगे, एक तो पी ही नहीं सकते, अगर पी लेंगे तो वो अंदर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो कोविड-19 होता है तो इसी के कारण होता है, ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना। ये विषाणु के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने दिया। अब देख लेते हैं कि दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटिस्टा किंगडम। कौन सा होता है, प्रोटिस्टा। अब इसकी पहचान मैं बता दूं,
प्रोटिस्टा की जो पहचान होती है, तो इसकी जो आहार नाल होती है ना वो छिद्रित होती है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें छेद पाया जाता है, इसकी जो आहार नाल होती है ना उसमें छेद पाया जाता है। और अब आप कहेंगे सर आहार नाल तो सबकी छिद्रित होती है, सबके आहार नाल में क्या कहते हैं होल होता है। तो इसका जो आहार नाल होता है ना वो शरीर के बाहर तक खुला रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर के ऊपर छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपर कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये अपर कुलम पाया। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए कि इसके अंतर्गत जितने जीव आते हैं ना तो स्पंजी आते हैं, गुद्देदार आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए साइकन, जो पूछा जाता है कि साइकन किसके अंतर्गत आता है, तो साइकन इसी के अंतर्गत आता है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो क्या होता है, हाइड्रा होता है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रा। अब हाइड्रा के बारे में बता दूं, जंतु एवं पेड़ के कड़ी के बीच में काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जलीय जीव है, इसमें ये ध्यान रखिए प्रोटिस्टा में जितने जीव आएंगे ना वो कैसे आएंगे, जलीय आएंगे, मतलब जल में रहने वाले जीव आएंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो मैंने कहा ना हाइड्रा, ये कड़ी का काम करता है, किसके किसके बीच में, जंतु के बीच में और पेड़ के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रा जो है ऐसा जीव होता है जो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करता है। कोई जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। हम लोग क्या प्रकाश संश्लेषण करते हैं, नहीं करते हैं। गाय बैल क्या प्रकाश संश्लेषण करती है, नहीं करती। लेकिन ये ऐसा है ना कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो मतलब पेड़ जैसी क्वालिटी हो गई। और दूसरी देखिए, दूसरी ये क्या होता है, ये पैरासाइटिक भी होता है, ये ध्यान रखिए। कुछ कंडीशन में क्या होता है, पैरासाइटिक होता है अथवा सेप्रोफाइटिक होता है। पैरासाइटिक हिंदी में मतलब परजीवी और या तो मृत जीवी होता है, ये ध्यान रखिए। तो जब ये परजीवी और मृत जीवी की बात आ गई तो ये क्या हो गया, जीव जैसे व्यवहार करता है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतु एवं पादप के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, तो हाइड्रा करता है। सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो विषाणु करता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं अपन किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंतर्गत क्या होता है, प्लांटी के अंतर्गत पेड़ आते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कि कौन आते हैं, पेड़ आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है कवक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, कवक होता है, ठीक है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैंने बता दिया, माइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एनीमिलिया होता है, एनीमिलिया होता है, ठीक है ना। एनीमिलिया होता है, मतलब इसमें हम किसका, एनिमल का अध्ययन करते हैं। ये 5 जगत जो वर्गीकरण है इसको आपको ध्यान रखना है। एनीमिलिया में हम एनिमल का स्टडी करेंगे, कवक में हम कवक का स्टडी करेंगे, प्लांटी में हम प्लांट का स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैंने बता ही दिया कि मुनेरा में क्या होता है, ये भी बता दिया कि प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्लांटी में इसमें प्रोटिस्टा में सॉरी मैंने बता दिया किसमें होता है, तो प्रोटिस्टा में सभी जीव कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, ठीक है ना। ये और स्पंजी होते हैं। हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखिएगा किसका एग्जाम्पल है, ये प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। तो ये जीव विज्ञान का बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। दोस्तों इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट चीज को लर्न करिए। आपने समय निकाल के वीडियो देखा, आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सेल के ऊपर होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा।